नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। समस्तीपुर में बदमाशों ने इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को निशाना बनाया। हथियारों से लैस बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुसरी घरारी के हरपुर एलौथ वार्ड संख्या 13 की घटना है। बाइक सवार होकर 5 नकाबपोश लुटेरों ने फायरिंग कर पहले तो दहशत फैलाया, फिर कैश लेकर फरार हो गए। लुटेरों तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कंपनी के कर्मचारियों का मोबाइल भी बदमाशों ने छीन लिया है। लड़का था। अच्छा, सब हाथ में हथियार? जी, ये बम भी रखे हुआ था, ये कोई फायरिंग भी किया है। कितने की लूट हुई? करीब 10 लाख बोल रहे हैं सर, लेकिन मुझे नहीं पता। हम यहाँ पे बैठ के चेंज मिला रहे थे, वो अंदर में इन किया, उसका पिस्टल भिरा दिया और उसका जितना भी कैश था सारा उठा के लेके चला गया। जितना भी आदमी थे अंदर में सबका फोन लेके चला गया। देख रहे हैं घटना हुई है, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। लूट हुई है? जांच कर रहे हैं, अभी पता नहीं चला, अभी तो तुरंत हुआ ही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुकेश, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, तो क्या उसके बाद कोई भी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी? क्या कुछ अपडेट है, कुछ पता चल पाया है कौन थे लुटेरे? जी सिपरा, समस्तीपुर के ये हरपुर एलौथ की घटना है। वार्ड संख्या 13 की देर शाम करीब 9 बजे के करीब ये घटना हुई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस को सफलता नहीं मिली है। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि गिरोह की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस पूरे मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस जगह पर ये वारदात हुई है वहां से मुसरी घरारी थाना की दूरी काफी कम है और ये मुख्य मार्ग है। समस्तीपुर मुसरी घरारी को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है, जो NH 28 से जुड़ती है, वो मुख्य सड़क है जिसपे लगातार आवाजाही बनी रहती है। और वहां पे इस तरह की वारदात हुई जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। और आए दिन जो समस्तीपुर में लगातार आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हो गई। पिछले एक सप्ताह की बात करें सिपरा, तो लगातार हत्या और गोलीबारी की घटना में बढ़ोतरी हुई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक वारदात होती है और कल देर शाम इतनी बड़ी लूट की वारदात फिर सामने आई है, जिसमें करीब 10 लाख की लूट हुई है। जी सिपरा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दियारा इलाके में पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां से पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए 2 लोग पहले भी हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रेड किया गया, उसमें 5 बेस मशीन और 2 पिस्टल, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 मैगजीन, 3 गोली और अन्य बहुत सारा सामान बरामद हुआ है, जो ये लोग वहाँ हथियार बनाने का काम कर रहे थे। पटना के आसपास के इलाकों में शराब के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने बेटा, कोइलवर और तारेगना में अभियान चलाया और ड्रोन से तलाशी ली। इस दौरान शराब की 12 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और 13,000 लीटर से ज्यादा देसी शराब को नष्ट किया गया है। पोते की छुट्टी में शराब की बोतल के साथ डांस करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का है। बताया जा रहा है कि सैदपुर गांव के रमेश कुमार सिंह के पोते की छठी के मौके पर पार्टी थी, जिसमें डांसर भी बुलाई गई थी। इसी दौरान रमेश सिंह मंच पर चढ़ गए और शराब की बोतल लेकर डांसर के साथ नाचने लगे, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की बोतल खाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बात का प्रमाण नहीं मिला है कि रमेश सिंह ने शराब पी थी या नहीं।
खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग का पबजी गेम खिलाने के बहाने 2 साल से यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। नाबालिग के मुताबिक आरोपी उसे पबजी गेम खिलाने का लालच देकर उसे अश्लील वीडियो दिखाता था और उसे ब्लैकमेल करता था। इसी बीच वो लड़की को मनचाहे जगह पर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण भी करता था। पीड़िता के आरोप पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया। गिरफ्तार आरोपी धनौत थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। सब चल जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, कब से ये सब कुछ चल रहा था और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या आगे की कार्रवाई की गई है? देखिए, 4 वर्षों से जिस तरह से लड़की ने बताया है कि 4 वर्षों से जो है उसके साथ जो है पबजी का खेल चल रहा था और पबजी जो खेल रहे थे उसी दौरान जो है इन लोग की दोस्ती हुई और उसी दौरान जो है इनका जो है वीडियो बनाया गया लड़की का और उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग शुरू हुआ और उसके बाद जो है लड़की को लगभग जो है 2 वर्षों से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, जिसके बाद जो है हदें पार कर गई, जिसके बाद जो है लड़की ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज करवाया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो है लड़के को बुलाने के लिए लड़की को बोला और उसके बाद जब लड़का आया तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस दौरान जो है जो ऋतिक राज है उसने पुलिस से भी उलझने का काम किया, जिसके बाद पुलिस को काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार करके थाना लाया गया और तब जब ऋतिक का मोबाइल जब खंगाला गया तो उसमें ऐसे ऐसे वीडियो नजर आए जो काफी जो है चौंकाने वाले थे और खास करके जो लड़कियों के वो जिस तरह से पबजी से दोस्ती करता था और उसके बाद जो है उसका वीडियो बनाने का काम करता था, ये बात का भी खुलासा हुआ है। जी अमरजीत, जो गिरफ्तार आरोपी है उसके बारे में और कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई है? लाइक जिस तरीके से छानबीन की जा रही है तो उसमें कुछ क्या पहले से भी कुछ ऐसे काम में ये संलिप्त था ये लड़का? जी देखिए, ये पिछले 4 वर्षों से ही जो है पबजी के खेल के दौरान ही जो है ये दोस्ती का काम किया और उसके बाद जो है इसको एक लड़की के बाद जो है दूसरी लड़की तीसरी लड़की का भी जो है ये लत लग गया और लगभग जो है कई एक जो है आपत्तिजनक जो है तस्वीरें मिली हैं उसके मोबाइल से और ये करता क्या था कि जो है जिस लड़की को जो है अपने जाल में फंसाता था उस लड़की के जो ईमेल अकाउंट था वो भी हैक कर लेता था, उसके मोबाइल के अंदर भी जो है घुसने का पूरा प्रयास करता था और एक जो है ऐप है उसके माध्यम से उसके मोबाइल में भी जो है घुस जाता था और उसका फोटो और बहुत सारी चीज जो है जो सीक्रेट होते थे वो जो है वो अपने मोबाइल में रख लेता था और एक ड्राइव में ले जा करके उसको रख देता था और उसी के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का काम करता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। तो देखिए, खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पबजी के जाल में फंसाकर एक लड़का लड़कियों के साथ यौन शोषण करता था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। पीड़िता ने पुलिस में एफआईआर लिखवाया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। लूट के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। बाइक पर सवार थे 3 बदमाश जिन्होंने गोली मारी है। ग्वालपाड़ा के रेशना की घटना बताई जा रही है। सहरसा के सोनवर्षा का रहने वाला था मृतक। जो जानकारी है उसके मुताबिक आलू बेचने के लिए रेशना बाजार आया था मृतक, जब ये गोलीबारी हुई और लूटपाट करने के वक्त ही बदमाशों ने गोली मार दी है। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, 3 की संख्या में बदमाश थे जिसने गोली मारी है। ग्वालपाड़ा के रेशना की घटना बताई जा रही है। सहरसा के सोनवर्षा का मृतक रहने वाला है, जो आलू बेचने के लिए रेशना बाजार आया था और वहीं पर लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है।
बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने के तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद कांग्रेस में खलबली है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरजेडी से गठबंधन न होने की सूरत में कांग्रेस अपने दम पर 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या बिहार में अभी भी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है? ये सवाल तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद पैदा हुआ है जिसमें तेजस्वी ने 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। आप भी सुनिए। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं घोषणा हम लोग कर ही दी है हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी। और इसमें नहीं कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी अपने बलबूते। तेजस्वी के बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। आरजेडी से गठबंधन का इंतजार कर रहे बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इसकी सूचना दिल्ली दरबार तक पहुंचा दी है। लेकिन हम लोग इसलिए रुके हुए थे जो यहाँ जो महागठबंधन की बात थी उसमें क्या आगे बात होती है, लेकिन कल से जो बयान देखे हैं उसके बाद भी हमने अपनी बातचीत आलाकमान को बता दी है। जो वहाँ से दिशा निर्देश होगा उसका पालन। तेजस्वी के एक तरफा फैसले से निराश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब कांग्रेस भी अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के साथ गठबंधन रखना है या नहीं, ये सोनिया और राहुल गांधी तय करेंगे। वो करेंगे, लेकिन देखिए हर पार्टी सारे सीट 24 सीटों पे हर पार्टी अपनी जनाधार बनाए हुए तैयारी कर चुका है। वो तो गठबंधन इसलिए होता है कि एक दूसरे को मदद करके जिताना, एनडीए को परास्त करना। अगर अकेले भी लड़ते हैं तो इससे जनाधार सबका मजबूत होगा। आगे आने वाले 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और पूरे देश में सरकार बनाएगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है महागठबंधन विचारधारा की। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई नई खटपट पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महाठगबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। तो जो महागठबंधन बिखरा हुआ है, जिस महागठबंधन में किसी का सम्मान नहीं होता है, जिसमें किसी को भाव नहीं दिया जाता है, इज्जत नहीं होती है, वो एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकती है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़कर देख लिया। एक बार फिर ये दोनों अलग अलग लड़कर एनडीए का मुकाबला कितना कर पाते हैं, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया और पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में घमासान छिड़ गया है। एक भी सीट ना मिलने से नाराज वीआईपी के मुकेश सहनी ने सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है एनडीए में सब ठीक है। शनिवार की शाम को तो ये साफ हो गया कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को देगी, लेकिन इसी घोषणा ने एनडीए के एक दूसरे सहयोगी को नाराज कर दिया है। नाराज मुकेश सहनी ने सभी 24 सीटों पर अपनी पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि 24 जगह अपने दम पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और कह सकते कि जिस तरीके से एनडीए पहले था वैसा तो एनडीए नहीं दिख रहा है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है, हम तो 24 जगह लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से नीतीश सरकार पर कोई आंच आए।
मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। मुकेश सहनी की नाराजगी के बाद एनडीए के दूसरे दल डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि थोड़ी सी जो नाराजगी है उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। किसी को थोड़ा नाराजगी है वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उस समय पर नाराजगी आते जाते रहता है, लेकिन हम एक हैं और ठीक हो जाएगा। 24 सीट पर जो वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है खुद मुकेश सहनी से, वो सब ठीक हो जाएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा और एकदम ठीक हो जाएगा। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी की नाराजगी तत्कालिक तौर पर स्वाभाविक है, लेकिन एनडीए बिहार में मजबूत है। आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं मुकेश सहनी जी का, यह सही है कि उनका दुख है, दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस चुनाव से कोई ज्यादा लाभ और हानि होने वाला उनको नहीं है। मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आगे आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। एनडीए में सीट बंटवारे से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन है तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए था। हालांकि सीट बंटवारे पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया। मांझी ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते कि एक सीट के लिए एनडीए में फूट हो। सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ भी निर्णय हो तो चारों पार्टी के लोग बैठ करके निर्णय ले लें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो हम समझते हैं इसके लिए थोड़ा मेरे मन में तकलीफ है। करते वही जो आज किए हैं, लेकिन चार वर्ष मिल करके बैठ करके बात करते। और दूसरी बात यहाँ है जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आम बजट से पहले वित्त मंत्री और अधिकारियों से बातचीत हुई है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने पर बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि खेती में केमिकल खाद का उपयोग कम से कम होना चाहिए। हम लोगों ने चर्चा किया, अधिकारी भी आए थे, बैंकर्स भी आए थे और वहाँ हम लोगों ने बजट के बारे में भी चर्चा की कि बजट बढ़ना चाहिए। अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, माननीय उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार को यदि समृद्ध बनाना है या देश के समृद्धि में बिहार का जो योगदान बढ़े और बिहार एक उस प्रकार के और उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में भारत में दिखाई पड़े, तो यह जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश अधिक हो। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को विकास के कई पैमाने पर देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताए जाने के बाद से जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए एक नई मुहिम छेड़ दी है, जबकि बीजेपी इसमें टेक्निकल बाधा बताती है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने न सिर्फ जेडीयू को नाराज कर दिया है, बल्कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को एक बार फिर से उठाने का मौका भी दे दिया है। अब जेडीयू आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। जेडीयू नेताओं का तर्क है कि अगर नीति आयोग के लिहाज से बिहार कई पैमाने पर पिछड़ा हुआ है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। कि इतने ईमानदारी से जोर लगा के तरक्की करने के बावजूद भी अगर हम पीछे छूट जाते हैं तो इस हालत से निजात पाने के लिए ही तो वो बात की जाती है कि जब 90-10 के आंकड़े से सहायता मिलने का मतलब ये होता है कि जब ज्यादा पैसा केंद्र से आएगा तो राज्य सरकार के अपने पैसे बचेंगे और अपने पैसे बचेंगे तो अपने हिसाब से योजना बनाकर राज्य हित में काम किया जाएगा। जेडीयू नेता अपनी मांगों के समर्थन में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भी पेश कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला उन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली गई। अगर वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय
50,735 रुपये, जबकि सिक्किम की 4,87,201 रुपये, उत्तराखंड की 2,26,144 रुपये, हिमाचल प्रदेश की 2,25,839 रुपये, मिजोरम की 2,21,380 रुपये, अरुणाचल प्रदेश की 1,81,185 रुपये, नागालैंड की 1,47,309 रुपये, त्रिपुरा की 1,39,512 रुपये, मेघालय की 1,02,672 रुपये, असम की 1,01,851 रुपये और मणिपुर की 92,430 रुपये। यानी जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उन सभी राज्यों ने तेज गति से विकास किया। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के पीछे बीजेपी नेता कुछ और तर्क दे रहे। देखिए, टैक्सेशन में और जो टैक्सों का जो होता है कलेक्शन पूरे देश में राज्यों से, फिर उसका बंटवारा जो राज्यों के अंतर्गत होता है, उसका तौर तरीका बदल जाने के बाद अब विशेष राज्य का दर्जा कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रहा। इसलिए बिहार को आज काफ़ी राशि मिलने लगी है और जहां जरूरत है विशेष मदद करने की, वो निश्चित रूप से संवेदनशील है भारत सरकार, केंद्र सरकार। आर्थिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बिहार ने हाल में विकास तो किया है, लेकिन विकसित राज्यों के बराबर पहुंचने के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी है। हमें लगता है बिहार जैसे राज्य को अगर आज के दिन में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी बिहार जैसा राज्य जो है अगले 15 से 20 साल में जो देश का नेशनल एवरेज है हर एक चीज पर, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, उसमें जाके 10 से 15 साल में हम नेशनल एवरेज पर आ पाएंगे। फिलहाल आम बजट आने वाला है, ऐसे में इस बजट पर विशेष की मांग करने वाले बिहारवासियों की नजरें विशेष रूप से टिक चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।